सर, ऐसा कहा जाता है कि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा लूज कर देते हैं और जिनका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखता भी है उनका प्रॉफिट बैंक तक नहीं पहुंच पाता है और जो रिटेल का पैसा डूबता है उसका असली फायदा एफआईआई, प्रमोटर्स और बड़े इन्वेस्टर्स को मिलता है। तो क्या मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ लूटने को बनाया है? मतलब क्या मार्केट एक स्कैम है? देखिए, मार्केट क्यों बनाया गया इसको थोड़ा हम समझते हैं। वर्ल्ड वॉर वन से पहले इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लोग पैसे लगाते थे। लेकिन जब कंपनीज बनने लगी और ग्रो करने लगी तो उन्हें लगा कि रिटेल का पैसा हमारे पास आना चाहिए। तो पहले उनका पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लाया गया और फिर उन्हें धीरे धीरे इक्विटी मार्केट्स में शिफ्ट किया गया। उन्हें ये कहा गया कि आप बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं तो फिक्स्ड इनकम मिलता है, अगर आप इक्विटी में लगाएंगे तो आपका कैपिटल में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। और हर कंट्री में फिर उस मॉडल को अडॉप्ट किया गया। तो अगर कोई कंपनी को पैसे चाहिए अपना बिजनेस बनाने के लिए लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहता तो वो इक्विटी मार्केट में आता है, क्योंकि उसे बिना इंटरेस्ट दिए वो कैपिटल रेज कर लेता है। अगर वो कंपनी बन जाती है, ग्रो कर जाती है, तब तो सब पैसा कमाते हैं। गवर्नमेंट पैसा कमाती है, कंपनी पैसा कमाती है, प्रमोटर पैसा कमाता है, ब्रोकर पैसा कमाता है और इन्वेस्टर भी पैसा कमाता है। लेकिन अगर वो कंपनी एज पर एक्सपेक्टेशन सक्सेसफुल नहीं होती है या फेल हो जाती है तो भी गवर्नमेंट पैसा कमाती है, प्रमोटर पैसा कमाता है, कंपनी पैसा कमाती है, ब्रोकर पैसा कमाता है। किसके कॉस्ट पे कमाता है? रिटेल के कॉस्ट पे बनाता है। तो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज रिटेल को ही होता है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। तो क्या मार्केट एक स्कैम है? मैं मार्केट को स्कैम नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट को ऑपरेट किया जाता है तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को कई बार अक्सर बेवकूफ़ भी बनाया जाता है या उसका इस्तेमाल किया जाता है या उसके कॉस्ट पर प्रॉफिट कमाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी स्टॉक के बारे में बहुत सारी खबरें फैलाई जा रही हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ताकि रिटेल वालों को उस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। कई दफ़े ऐसा कहा जाता है कि इस स्टॉक में ये इन्वेस्टर ने खरीदारी की है या खरीद रहा है, लेकिन दरअसल इन रियलिटी उसने वो अपने सिस्टर कंपनीज के थ्रू एग्जिट्स करते हैं। ऐसा भी होता है। और कई दफ़ा स्टॉक्स के चारों तरफ एक हाइप क्रिएट किया जाता है ताकि रिटेल को उस पर अट्रैक्ट किया जाए। और अक्सर रिटेल जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, ज़्यादा उसे रिस्क की समझ नहीं होती है, तो इन सब से अट्रैक्ट होकर वो घुसता है और अक्सर काफ़ी हाई प्राइस पर वो स्टॉक्स को खरीदता है। और यही कारण है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को देखेंगे जो बिना प्रॉपर एनालिसिस किए, बिना कुछ समझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अक्सर उनका पैसा डूबता है। तो क्या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। देखिए, जैसे हम कहते हैं, हम अगर मान लीजिए कोई व्हीकल चलाते हैं तो रिस्क तो होता है, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी की खुद परवाह होनी चाहिए और सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, अगर बाइक चलाते हैं हेलमेट पहनना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उसी तरीके से मार्केट्स में भी आपको चलना। मार्केट में अगर आप कायदे कानून से चलेंगे, सेफ्टी के साथ चलेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप एडवेंचरस हो जाएंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे, तो कभी ना कभी फिर आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप अगर मार्केट में पैसा लगाते हैं ज़रूर लगाएं, लेकिन दो चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहला सेफ्टी ऑफ कैपिटल और दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर इन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे तो बेसिकली आप क्या करेंगे कि अपने रिस्क को कम करेंगे। अगर आप सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, सिर्फ प्रॉफिट्स कमाने के बारे में सोचेंगे, तो बेसिकली आप अपने रिस्क को एक्सपोनेंशियली बढ़ाएंगे और कभी ना कभी वो आपको ऐसा लॉस देगा कि वो लॉस आप उससे उबर ही नहीं पाएंगे।
तो सर ये जो सेफ्टी ऑफ कैपिटल है इसको हम मेंटेन कैसे करें? तो देखिए, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और अगर मैं सारा कुछ हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता हूँ तो मैं अपने रिस्क को बढ़ा रहा हूँ। तो मुझे डिपेंडिंग अपॉन माय रिस्क एपेटाइट एंड माय फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ पैसा मुझे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे लगाना चाहिए जहाँ पे रिलेटिवली रिस्क आर मेजर्ड और जिन्हें हम लेस रिस्क की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स। और मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स को भी अगर आप देखें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, वो भी एक छोटा पोर्शन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सब कुछ इक्विटी में डालेंगे तो रिस्क हमारे काफ़ी बढ़ जाएंगे। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जब वो कैश में होते हैं तो अक्सर वो अपने पैसे को बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट करते हैं। ये आपने भी कई बार देखा होगा। इनफैक्ट जो बॉन्ड मार्केट है उसकी साइज इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ी भी होती है, क्योंकि वही लिक्विडिटी का असली सोर्स होता है जहां से पैसा निकलकर मार्केट में आता है, जब मार्केट में हमें राइज देखने को मिलता है। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि इंडिया में तो इसका ज़्यादा बोलबाला है नहीं। तो अगर हमें बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो हाउ वुड वी डू दैट? तो आजकल कई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उसमें से एक को हमने एवेल्युएट किया, वो है विंट वेल्थ। सो विंट वेल्थ इज अ बॉन्ड प्लेटफॉर्म स्पेशली डिजाइन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, और ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर भी हैं। और एक और अच्छी चीज इनमें क्या है कि हर बॉन्ड जो इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, विंट वेल्थ खुद उसमें 2% इन्वेस्ट करता है। और सिर्फ यही नहीं, कई लीडिंग ब्रोकर्स ने भी इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया है, जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, धन और कई और ब्रोकर्स ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, और इनके टाइमली रीपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। पर सर बॉन्ड्स का जो साइज होता है ये तो बड़े साइज के होते हैं, और इसमें खास करके एफआईआई इंस्टीट्यूशंस इनकी ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट होती है। तो सर इसमें रिटेल वाला कैसे इन्वेस्ट कर पाएगा? जो ट्रेडिशनल बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, उनका साइज, एंट्री साइज काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं, जैसे कि एफआईआईज, डीआईआईज एक्सेट्रा। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म विंट वेल्थ ने लॉन्च किया है, जैसा कि मैंने कहा, स्पेशली डिजाइन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कैपिटल जो होता है वो थोड़ा कम होता है, तो इसमें आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी जिसमें आप सिर्फ 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अगर आप अभी जाकर चेक करेंगे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको वहाँ पे मुथूट फिनकॉर्प का बॉन्ड मिलेगा, जिसमें टिकट साइज इज 1000 रुपीज़, यानी कि आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। 9.5 का भी वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे दिखा रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बड़े कैपिटल की ज़रूरत है, अब 1000, 5000, 10,000 इस तरीके के कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने कैपिटल जितना आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हैं। ओके सर, ये हम समझ गए। पर सर बॉन्ड की एक्सपायरी तो दूर होती है, तो अगर मुझे मैच्योरिटी से पहले बेचना हो तो हाउ वुड आई डू दैट? ओके, सो पहली बात तो ये कि हर बॉन्ड की एक्सपायरी दूर नहीं होती है। आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के बॉन्ड्स भी इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, अलग अलग ड्यूरेशन के मिल जाएंगे। ओके, अब मान लीजिए आप एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना चाहते, जो बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट है तब तक आप होल्ड नहीं करना चाहते, तो बीच में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। या तो विंट वेल्थ का कोई और यूजर आपको बॉन्ड खरीदेगा, या विंट वेल्थ वाले भी बॉन्ड खरीदते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं अर्ली एग्जिट का। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम एंटर करें तो जो ड्यूरेशन हम चूज करते हैं वो अपने होल्डिंग पीरियड, जो आपके एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड है, उसके अकॉर्डिंगली ही पिक करें। यही हमारा सजेशन है। ओके, तो हाउ कैन आई चूज सर कि कौन सा बॉन्ड मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा बॉन्ड मेरे लिए खराब है? ओके, तो जब आप बॉन्ड सिलेक्ट करेंगे तो कुछ चीज़ों को आपको देखना है, कितना कैपिटल आपके पास है, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको बॉन्ड रखना है, मैच्योरिटी वो भी देखेंगे आप। साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेटिंग। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बॉन्ड को रेट करती हैं, तो आप
वो भी फिल्टर कर सकते हैं रेटिंग के हिसाब से, और इंडिविजुअली जाके देख भी सकते हैं कि इस बॉन्ड की क्या रेटिंग है। हमारा सजेशन ये रहता है कि हाई रेटेड बॉन्ड में देखें। मैं कोशिश करता हूं आपको एक डेमो दिखाने की, ताकि आपको क्लैरिटी हो। मेरा लैपटॉप जरा पास करना। ओके, तो आप जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहे हैं बॉन्ड के। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप कैटेगरी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टेन्योर का चाहिए, हाई रेटेड चाहिए, हाई रिटर्न्स चाहिए, या आपका टिकट साइज 1000 है, तो अलग अलग से आप क्विकली सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पिक किया है यू ग्रो जून 25। तो इसमें इंटरेस्ट रेट 11.25% है। मैच्योरिटी के इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है, रेटिंग A+ है। हम सबसे ज़्यादा रेटिंग पे फोकस्ड रहते हैं। इंटरेस्ट भले ही थोड़ा कम आए चलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमें 11.25% है, रेटिंग भी हमें दिख गई, मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी हमें दिख गया। अब यहाँ पे देखते हैं मैच्योरिटी के क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए 3 मंथ का भी ऑप्शन है। 3 मंथ में आप 10.5% का ऑप्शन है। ओके, तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें देखिए YTM मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी दिखा रहा है, और देखिए यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था और कैसे कैसे इंटरेस्ट पे किया गया, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो हम इसमें अभी इन्वेस्ट करेंगे, और इसमें देखिए कंपनी की हिस्ट्री भी आप दिखा रहा है, कितने इन्वेस्टर्स हैं वो भी दिखा रहे हैं। ओके, तो मैं 1 यूनिट अभी खरीदूंगा। 1 यूनिट मैंने किया, मुझे 995.80 रुपीज़ पे करने हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया इन्वेस्ट नाउ पे। यहाँ पे मैंने कर दिया स्कैन एंड पे, और अब इसको हमने अपने मोबाइल से स्कैन कर दिया है। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। ओके, ऑर्डर टू बी कंफर्म्ड ऑन NSE, और कल तक आप देखिए ये स्टेटस अपडेट हो जाएगा हमारा। ऑर्डर टू बी कंफर्म्ड ऑन NSE बाय 8th अगस्त, ट्रांसफर टू योर डीमैट अकाउंट बाय 8th अगस्त। तो 7th अगस्त अभी देखिए हमने पेमेंट किया 1:33 PM पे, और ये बता रहा है कि 8th अगस्त तक ये ऑर्डर टू बी कंफर्म्ड ऑन NSE और हमारे डीमैट अकाउंट में बाय 8th अगस्त ही आ जाएगा। और इसके बाद देखिए ये कह रहा है कि पहला रीपेमेंट जो होगा वो 24 अगस्त को होगा। ओके, और इसके बाद आप अगर मैं व्यू ऑर्डर्स पे जाऊं, तो यहाँ पर वो डिटेल्स भी मुझे ये दिखा रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, और वही चीज़ें हमें यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगे, अदर बॉन्ड डिटेल्स भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सभी डिटेल्स दिख जाएंगे, कितना इशू साइज है, किस तरीके से रेटिंग का डेट क्या है, कहाँ कहाँ लिस्टिंग हुई है, तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप फाइनेंशियल्स में जाएंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आपको दिख जाएंगे, रेटिंग के डिटेल्स भी दिख जाएंगे। तो जो भी डिटेल्स आपको चाहिए यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सर ये तो हो गए बॉन्ड्स की बात, अब इक्विटी में वापस आते हैं। हमें किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या वो लाइक स्टार्टअप्स हैं या फिर ब्लू चिप्स हैं? किस में हम पैसा डालें? ओके, देखिए स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप में क्या होता है, ग्रोथ हाई होती है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, अर्निंग्स में प्रॉब्लम होती है। ओके, और अगर आप ब्लू चिप में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, रिजर्व्स भी अच्छे होते हैं, प्रॉफिट्स भी वो कमाते हैं, अर्निंग भी अच्छी होती है, लेकिन ग्रोथ वैसी नहीं होती है। ओके, तो एक अगर आप देखें स्पेक्ट्रम के एक एंड पे स्टार्टअप्स हैं जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, दूसरी तरफ रिलेटिवली लोअर रिस्क एंड लोअर रिवॉर्ड। ओके, तो स्टार्टअप आपका पैसा डुबा भी सकता है और कई फोल्ड बढ़ा भी सकता है। ब्लू चिप ना तो ज़्यादा आपको लॉस कराएगा ना ज़्यादा आपको गेन कराएगा, जनरली स्पीकिंग। ओके, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए।
हमारी सलाह रहती है कि आप ऐसी कंपनीज को पिक करें जिसमें अर्निंग्स भी ग्रो हो रही हैं और ग्रोथ के प्लान्स भी हैं। ऐसा ना हो कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट तो खूब कमा रहे हैं, ऐसी कई ब्लू चिप कंपनीज हैं, तो यही कंपनीज आगे जाकर मल्टी बैगर बनती हैं। तो दो क्राइटेरिया हमारे पास होने चाहिए, क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और उसके अर्निंग्स ग्रो कर रहे हैं, पहला, और दूसरा, क्या वो ग्रो कर रही है, क्या उसका मार्केट शेयर ग्रो कर रहा है। ऐसी कंपनीज पर ही हमें बेट करना चाहिए। अगर आप प्योरली किसी स्टार्टअप पे लगा रहे हैं तो हमने देखा कई स्टार्टअप्स की क्या हालत हुई और किस तरीके से उनके शेयर्स में हमें हेवी फॉल देखने को मिला। तो वहां पर फिर जो सेफ्टी ऑफ कैपिटल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टिंग का पहला रूल, वो आप डाइल्यूट कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ हमें ये नहीं सोचना है कि ये कंपनी में अब जबरदस्त ग्रोथ होने वाला है, उससे पहले हमें ये देखना है कि उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो हमें अनसर्टेनिटी पर बेट नहीं करना है, हमें बेट करना है कंसिस्टेंसी पर, यानी कि कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और कंसिस्टेंटली अर्न भी कर रही है। यही हमारे स्टॉक सिलेक्शन का पैरामीटर होना चाहिए। ओके सर, लेट्स प्ले अ गेम। मैं आपको 10 स्टॉक के नाम दूंगा, आपको चूज करना है उसमें से किस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते अगर आपको 10 साल तक उसको होल्ड करना होता तो, और आपको यस और नो में आंसर देना है। तो मैं अपना एक जनरल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 10 साल में अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो ये रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करेंगे। ध्यान रहे, ये कोई बाय और सेल की एडवाइस नहीं है। ओके सर, चलिए। तो सबसे पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज, नो। दूसरा टीसीएस, यस। तीसरा आईटीसी, यस। चौथा अपोलो हॉस्पिटल, यस। पांचवा जोमैटो, नो। छठा आईआरसीटीसी, नो। सातवां हाल, नो। आठवां वारी एनर्जी, नो। नौवां एशियन पेंट्स, यस। 10वां एचडीएफसी। यस। ओके। तो सर, जैसे कि अभी टैरिफ का डर है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो क्या इस टाइम पे भी एक रिटेल इन्वेस्टर को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ओके, देखिए, एक चीज़ एज एन इन्वेस्टर हमें समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, शॉर्ट टर्म में मार्केट इमोशंस पे चलता है, न्यूज़ पे चलता है और डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस पे चलता है। ओके, तो क्या हो रहा है शॉर्ट टर्म में, इसको थोड़ा साइड करके अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको फोकस किस पे करना चाहिए? वैल्यूएशंस पे। तो अपॉर्चुनिटीज जो है ना आपको हमेशा मिलेंगी, लेकिन हमें फोकस स्टॉक प्राइस, न्यूज़ फ्लो, इससे हटाकर हमें वैल्यूएशंस पर करना चाहिए। अगर एक स्टॉक वैल्यू जोन पर है तो उसे कभी भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि आप एक सही प्राइस पर खरीद रहे हैं। बेशक शॉर्ट टर्म में इमोशंस, डिमांड सप्लाई की वजह से उस पर फॉल आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको अपने वैल्यू जोन पर उसका प्राइस जाएगा और आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। यही इन्वेस्टिंग की थ्योरी हमें बताती है। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.